नमस्कार, मैं सैफ जाफरी। और जो खबरें मुख्य धारा की मीडिया से गायब हैं उनको सोशल मीडिया पर आप ढूंढ करके पढ़िए। बहुत खबरें ऐसी हैं जो आपको पता लग जाएंगी और वो आपको पता होना भी ज़रूरी है, जो कोरोना के दौर में कोरोना के धर्म की आड़ में या तो दब गई हैं या फिर उनको दबा दिया गया है। मैं आपको कुछ खबरें बताता हूं जो शायद अभी तक आपको पता भी ना हो। दिल्ली में लगातार शाहीन बाग जैसे धरनों के जाने पहचाने चेहरों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। गिरफ्तारियों और फर्जी मुकदमों का सिलसिला दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश में भी जारी है। इस बीच दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कई छात्र भी गिरफ्तार किए गए हैं। पिछले दिनों जामिया मिल्लिया इस्लामिया के रिसर्च स्कॉलर और एंटी सीए एनआरसी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले मीरान हैदर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये शायद आपको नहीं मालूम होगा। एक तरफ जहां सरकारों को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए था और सुप्रीम कोर्ट की जेलों की आबादी कम करने की गाइडलाइन में जेलों में पहले से मौजूद कैदियों को रिहा किया जा रहा था, वहीं सरकारों का दमन मानव अधिकारों कार्यकर्ताओं पर जारी है और उनको जेलों में ठूसा जा रहा है। कोरोना जैसी महामारी का भी योजनाबद्ध ढंग से सांप्रदायिक और राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है और इसमें दंगाई टीवी चैनल और अखबार एक सुर में बोलते हुए घिनौनी भूमिका निभा रहे हैं। एक तरफ देश 14 अप्रैल को संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ बाबा भीमराव अंबेडकर जी की पौत्री के पति श्री आनंद तेल तुंबड़े को गिरफ्तार करके सरकार उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रही थी। गौतम नवलखा और आनंद तेल तुंबड़े के बाद ऐसे तमाम जनपक्षधर बुद्धिजीवियों की सूची तैयार है जिन्हें एक एक करके सलाखों के पीछे करना है। प्रोफेसर आनंद तेल तुंबड़े पर प्रतिबंधित माओवादियों से संबंध रखने के आरोप हैं। सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा भी भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा से जुड़े मामले में अभियुक्त हैं। आनंद तेल तुंबड़े गोवा के एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं। वो एक चर्चित बुद्धिजीवी और दलित अधिकार कार्यकर्ता हैं। तेल तुंबड़े यवतमाल जिले के राजूर गांव में पैदा हुए थे। उन्होंने नागपुर के विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ाई की थी। कई नौकरियां करने के बाद उन्होंने IIM अहमदाबाद से पढ़ाई की। वो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट और पेट्रोनेट इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं। वो IIT खड़गपुर में पढ़ा चुके हैं और मौजूदा वक्त में गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा रहे हैं। अब तक 26 किताबें लिख चुके हैं। तेल तुंबड़े कई अखबारों में कॉलम भी लिखते हैं और वो कई शोध पत्र भी लिख चुके हैं। वो CPDR यानी कि लोकतांत्रिक अधिकार रक्षा समिति के महासचिव भी हैं। वहीं गौतम नवलखा एक मशहूर एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने नागरिक अधिकार, मानवाधिकार और लोकतांत्रिक अधिकार के मुद्दों पर काम किया है। वो अंग्रेजी पत्रिका इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में सलाहकार संपादक के पद पर भी रहे हैं। नवलखा लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स से भी जुड़े रहे हैं। नवलखा ने PUDR के सचिव के तौर पर भी काम किया है और इंटरनेशनल पीपल ट्राइब्यूनल ऑन ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस इन कश्मीर के संयोजक के तौर पर भी काम किया है। उन्होंने कश्मीर और छत्तीसगढ़ में फैक्ट फाइंडिंग मिशन पर विस्तार से काम किया है। वो कश्मीर मुद्दे पर जनमत संग्रह का भी समर्थन कर चुके हैं, जिसकी वजह से उन्हें मई 2011 में श्रीनगर में दाखिल नहीं होने दिया गया था। भीमा कोरेगांव में क्या हुआ था ये आपको जानना जरूरी है। पुणे के नजदीक भीमा कोरेगांव में 1 जनवरी 2018 को हिंसा भड़क गई थी। इस दिन हजारों लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं और इस हिंसा का असर पूरे देश में देखा गया था। पुणे पुलिस ने एक शिकायत के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें कहा गया था कि हिंसा से एक दिन पहले यानी कि 31 दिसंबर 2017 को यलगर कॉन्फ्रेंस में ऐसे भाषण दिए गए जिससे हिंसा भड़की है। इस कॉन्फ्रेंस के पीछे संदिग्ध माओवादियों का हाथ बताया गया और पुणे पुलिस ने कई वामपंथी कार्यकर्ताओं को माओवादियों से संबंध के आरोप में देश के कई हिस्सों से गिरफ्तार किया था। इन दोनों की गिरफ्तारी पर मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंडिया ने कहा कि कोविड-19 महामारी के समय में भी असहमति की आवाज को दबाया जा रहा है।
एमनेस्टी इंडिया ने अपने बयान में कहा कि महामारी के समय में भारत सरकार उन लोगों को निशाना बना रही है जो सरकार के आलोचक हैं। एमनेस्टी इंडिया ने अपने बयान में आगे कहा कि बीते 2 सालों से इन एक्टिविस्टों को बदनाम करने के लिए लगातार एक अभियान चलाया गया है। इन्हें देशद्रोही बताने की कोशिश की गई और सालों तक अन्याय के खिलाफ उनकी अहम लड़ाई को कमतर साबित करने की कोशिश की गई है और इनकी गिरफ्तारी एक तरह से सरकार के आलोचकों को दबाने की कोशिश का एक हिस्सा है। इसमें मानवाधिकार कार्यकर्ता, पत्रकार और सूचना के अधिकार के कार्यकर्ता शामिल हैं और जिन्हें सरकार की जवाबदेही पूछने पर धमकाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है और इन पे हमले हो रहे हैं इनके ऊपर। असहमति की आवाज़ को दबाने के लिए सरकार एहतियातन हिरासत को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। और आपको बताएं कि आत्मसमर्पण करने से पहले आनंद तेलतुंबड़े ने अंग्रेजी में देश के नाम एक खुला पत्र लिखा है। अपने दर्शकों को मैं इसको हिंदी अनुवाद करके पढ़ करके सुनाता हूं, आप इसको सुनिएगा कि क्या उनके कलम से ये शब्द निकले हैं। वो लिखते हैं कि मुझे पता है कि बीजेपी आरएसएस के सुनियोजित शोर और उनके सेवक मीडिया के दौर में मेरी ये चिट्ठी कहीं खो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि आपसे बात करनी चाहिए। मुझे मालूम नहीं है कि मुझे आपसे बात करने का दूसरा मौका मिले या ना मिले। अगस्त 2018 में जब पुलिस ने गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के फैकल्टी हाउसिंग परिसर के मेरे घर पर छापा मारा, उसके बाद से मेरी दुनिया पूरी तरह से लड़खड़ा गई है। मेरे साथ ऐसी चीजें होने लगी हैं जिनके बारे में मैंने खुद भी नहीं सोचा था। हालांकि मुझे पता था कि मेरे व्याख्यानों के आयोजकों से पुलिस मेरे बारे में पूछताछ करके उन्हें डराती है। मुझे लगा कि वे मेरे भाई और मुझे लेकर शायद गफलत में हैं। मेरा वो भाई जो वर्षों पहले हमारे परिवार से अलग हो गया था। जिन दिनों मैं आईआईटी खड़गपुर में पढ़ा रहा था, बीएसएनएल के एक अधिकारी ने मुझे फ़ोन करके अपना परिचय दिया और बताया कि मेरा फ़ोन टैप किया जा रहा है। मैंने उनसे शुक्रिया अदा किया, लेकिन उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, अपना सिम भी नहीं बदला। इस तरह की घुसपैठ से मैं थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि पुलिस को शायद समझ में आ जाए कि मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ और मेरे व्यवहार में कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। पुलिस आमतौर पर जनता के अधिकारों की बात करने वालों को नापसंद करती है क्योंकि वो पुलिस के रवैये पर सवाल उठाते हैं। मैंने कल्पना की कि मेरे साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं उसी बिरादरी का हूँ। मैंने अपने आप को एक बार फिर समझाया कि मैं इस भूमिका में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। ये बात वो लोग समझ जाएंगे क्योंकि मैं अपनी पूर्णकालिक नौकरी में बहुत व्यस्त हूँ। लेकिन मेरे इंस्टीट्यूट के निदेशक ने जब सुबह सुबह फ़ोन करके मुझे बताया कि पुलिस ने परिसर पर छापा मारा है और वो मुझे ढूंढ रहे हैं, तब कुछ सेकंड के लिए मैं बिल्कुल अवाक रह गया, हैरान रह गया। कुछ ही घंटे पहले दफ्तर के काम से मैं मुंबई पहुंचा था और मेरी पत्नी पहले ही आई हुई थी। उस दिन कई और लोगों के घर पर छापे और गिरफ्तारी की खबरों के बारे में पता चला तो मैं सदमे में आ गया। मुझे लगा कि मैं किस्मत से बाल बाल बच गया हूँ। पुलिस को ये पता था कि मैं कहाँ हूँ और वो मुझे गिरफ्तार कर सकते थे, लेकिन ये वही बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से जबरन डुप्लीकेट चाबी लेकर हमारा घर खोला, वीडियो बनाया और घर पर दोबारा ताला लगा दिया। यहीं से हमारी मुसीबतों का दौर शुरू हुआ। वकीलों की सलाह के बाद मेरी पत्नी अगली फ्लाइट से गोवा पहुंची और उन्होंने बिचोलिम थाने में शिकायत दर्ज कराई कि हमारा घर हमारी गैर मौजूदगी में पुलिस ने खोला है, इसलिए अगर उन्होंने वहाँ कुछ प्लांट कर दिया हो तो हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। उन्होंने अपने नंबर भी दिए ताकि तफ्तीश के लिए पुलिस हमें फ़ोन कर सके। माओवादी कहानी की शुरुआत से ही पुलिस अजीब तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगी। साफ तौर पर इसका मकसद मेरे और गिरफ्तार किए गए दूसरे लोगों के खिलाफ जनता में पूर्वाग्रह को बढ़ावा देना था। 31 अगस्त 2018 को पुलिस ने ऐसे ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चिट्ठी पढ़ी जिसके बारे में बताया गया कि उसे गिरफ्तार किए गए एक व्यक्ति के कंप्यूटर से बरामद किया गया है। इस चिट्ठी को मेरे खिलाफ सबूत के तौर पर पेश किया गया। इस चिट्ठी में अस्त व्यस्त ढंग से एक एकेडमिक कॉन्फ्रेंस की जानकारी डाली गई थी जिसमें मैंने हिस्सा लिया था।
ये जानकारी अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस की वेबसाइट पर आसानी से उपलब्ध थी। शुरू में तो मैं इस पर हंसा, लेकिन बाद में मैंने उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ सिविल और क्रिमिनल मानहानि का मुकदमा करने का फैसला किया और मैंने 5 सितंबर 2018 को महाराष्ट्र सरकार को प्रक्रिया के तहत एक चिट्ठी भी लिखी। आज तक महाराष्ट्र सरकार का कोई जवाब नहीं मिला है। जब हाईकोर्ट ने फटकार लगाई तब जाकर पुलिस के प्रेस कॉन्फ्रेंस होने बंद हुए। जब पुणे पुलिस ने मुझे गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार किया, उस वक्त मुझे सुप्रीम कोर्ट का संरक्षण हासिल था। हिंदुत्व के साइबर गिरोह ने मेरे विकिमीडिया पेज से छेड़छाड़ की। ये एक पब्लिक पेज है और मुझे वर्षों तक इसके बारे में जानकारी नहीं थी। पहले तो उन्होंने मेरे बारे में लिखी सारी बातें मिटा दी। फिर लिखा गया, इसका एक माओवादी भाई है, इसके घर पर छापा मारा था, इसे माओवादियों के साथ संबंधों की वजह से गिरफ्तार किया गया है। कुछ छात्रों ने मुझे बाद में बताया कि जब भी उन्होंने मेरे पेज को ठीक करने की कोशिश की या पेज को एडिट करना चाहा, गिरोह दोबारा आ जाता था और सब कुछ डिलीट करके अपमानजनक चीजें डाल देता था। आखिरकार विकिमीडिया को बीच में आना पड़ा और मेरा पेज उनके कुछ नेगेटिव कमेंटों के साथ किसी तरह स्टेबलाइज हुआ। इसके बाद मीडिया में हमलों की शुरुआत हुई। आरएसएस से जुड़े नक्सल मामलों के कथित विशेषज्ञों ने हर तरह की अनर्गल बातें की। इंडिया ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन से भी मैंने चैनलों के खिलाफ शिकायत की, लेकिन एक मामूली जवाब तक नहीं मिला। इसके बाद अक्टूबर 2019 में पेगासस से जुड़ी खबरें सामने आई कि सरकार ने मेरे फ़ोन में खतरनाक इजरायली स्पाईवेयर डाल दिया है। इस पर मीडिया में थोड़ी देर के लिए कुछ तो हंगामा हुआ, लेकिन ये गंभीर मामला भी अपनी मौत मर गया। मैं एक साधारण आदमी हूँ जो अपनी रोटी ईमानदारी से कमाता हूँ और अपनी जानकारी से लोगों की हर संभव मदद करता हूँ और अपनी लेखनी के जरिए मदद करने की कोशिश करता हूँ। मेरा 5 दशकों का बेदाग रिकॉर्ड है। मैंने कॉर्पोरेट दुनिया में एक शिक्षक, एक नागरिक, एक अधिकार कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी के तौर पर अलग अलग भूमिकाओं में देश की सेवा की है। मेरे लेखन की लंबी सूची है जिसमें 30 से अधिक किताबें हैं। ढेर सारे शोध पत्र हैं, लेख हैं, कॉलम हैं और इंटरव्यू हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित हुए हैं। उन सब में हिंसा या विध्वंस का कोई समर्थन आपको नहीं मिलेगा। वो आगे लिखते हैं, लेकिन मेरे जीवन के अंतिम सालों में बहुत ही दमनकारी यूएपीए कानून के तहत मुझ पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। मेरा जैसा कोई भी व्यक्ति सरकारी प्रोपेगेंडा और सरकार सेवक मीडिया का मुकाबला नहीं कर सकता। वो इस मामले के विवरण इंटरनेट पर बिखरे पड़े हैं और वो इस बात के लिए काफ़ी हैं कि कोई भी ये समझ सकता है कि ये फर्जी और आपराधिक ढंग से मनगढ़ंत मामला है। AIFRTE की वेबसाइट पर इस मुकदमे का सारांश पढ़ा जा सकता है। आपके लिए मैं उसे यहाँ रख रहा हूँ। पुलिस ने 5 पत्रों के आधार पर ये केस तैयार किया है। ये पत्र गिरफ्तार किए गए 2 लोगों के कंप्यूटर से बरामद किए गए थे। इस तरह के कुल 13 पत्रों की बरामदगी की बात कही गई थी। मेरे पास से कुछ बरामद नहीं किया गया। पत्रों में आनंद लिखते हैं कि जो भारत में एक बहुत ही आम नाम है, लेकिन पुलिस बिना किसी शक या सवाल के उस आनंद की पहचान मेरे बतौर कर रही है। इन पत्रों के स्वरूप और उनकी सामग्री चाहे कुछ भी हो, इसे जानकर खारिज कर चुके हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस भी इसमें शामिल हैं। पूरी न्यायपालिका में वो अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने सबूतों के प्रकार पर गौर किया। इन पत्रों से ऐसी कोई बात नहीं लिखी जिसे किसी भी तरह से किसी मामूली अपराध से भी जोड़ा जा सके, लेकिन दमनकारी यूएपीए कानून की आड़ में ये सब कुछ कर रहे हैं जो बचाव का कोई रास्ता नहीं देता। मैं जेल भेजा जा रहा हूँ। केस को आप इस तरह समझ सकते हैं, अचानक एक पुलिस दल आपके घर आता है, बिना कोई वारंट दिखाए आपके पूरे घर को बिखेर कर रख देता है। अंत में आपको गिरफ्तार करके एक पुलिस लॉकअप में रखा जाता है। कोर्ट में वो कहते हैं कि एक चोरी के मामले या कोई और मामले की जांच के दौरान फला शहर में, भारत का कोई भी शहर हो सकता है, फला शहर में एक कंप्यूटर या पेन ड्राइव फला व्यक्ति, ये कोई भी नाम वो ले सकता है कि उससे उसको मिला है। इसमें कोई प्रतिबंधित संगठन के किसी सदस्य की लिखी हुई चिट्ठियां मिली हैं, इसमें अमुक नाम है और पुलिस के हिसाब से वो अमुक व्यक्ति आप ही हैं।
कोई और नहीं। वो आपको एक गहरी साजिश के भागीदार की तरह पेश करेंगे। अचानक आप पाएंगे कि आपको पूरी दुनिया उलट पुलट हो गई है, आपकी नौकरी चली गई है, परिवार का घर छिन गया है, मीडिया आपको बदनाम कर रही है और आप इस सब को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते। पुलिस अदालत को राज़ी करने के लिए सीलबंद लिफाफे पेश करेगी कि आपके खिलाफ पहली नज़र में मामला बनता है, इसलिए गिरफ्तार करके आपसे पूछताछ की अनुमति दी जाए। जज ये दलील नहीं सुनेंगे कि कोई सबूत नहीं है, वो कहेंगे कि सुनवाई में देखा जाएगा। कस्टोडियल पूछताछ के बाद आपको जेल भेज दिया जाएगा। आप जमानत की अर्जी लगाएंगे और अदालतें उसे रद्द कर देंगी। इस तरह के मामलों में ऐतिहासिक तौर पर डेटा यही दिखाता है कि व्यक्ति को जमानत मिलने या दोषमुक्त साबित होने में 4 से 10 साल तक का समय लगता है और ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। राष्ट्र के नाम पर ऐसे दमनकारी कानून लागू करके बेकसूर लोगों से उनकी नागरिकता, स्वतंत्रता और सभी संवैधानिक अधिकार छीन लेने को वैधानिक मान्यता मिल जाती है। अंतर्राष्ट्रवाद को राजनीतिक वर्ग ने हथियार बना लिया है और इसके जरिए लोगों का ध्रुवीकरण करके प्रतिरोध को खत्म किया जा रहा है। इस सामूहिक उन्माद में तर्क को पूरी तरह से तिलांजलि दे दी गई है। शब्दों के अर्थ उलट गए हैं। देश को बर्बाद करने वाले देशभक्त और निस्वार्थ सेवा करने वाले देशद्रोही बना दिए गए हैं। मैं अपने भारत को बर्बाद होते हुए देख रहा हूँ। मैं बहुत क्षीण आशा के साथ इस संकट के समय आप सबको लिख रहा हूँ। मैं NIA की कस्टडी में जा रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि आपसे दोबारा कब बात कर पाऊँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बोलेंगे और अपनी बारी आने से पहले बोलेंगे। ये वही खत हमने आपको पढ़कर सुनाया है जो आनंद तेलतुंबड़े ने देश के नाम एक खुला पत्र लिखा है। इसी के साथ यदि आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि Facebook पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार।